भाई जितना कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिलीव मी यार, केमिकल काइनेटिक्स से आसान चैप्टर आपको कोई मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज है यार, एक बार अगर ध्यान से आपने समझ लिया सब कुछ एकदम मक्खन हो जाएगा भाई। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आखिर पढ़ते क्या है, बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे यार। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम लोग जो स्टडी कर रहे होते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में। दैट मीन्स कि रिएक्शन की जो रफ्तार होगी कैसी होगी, स्लो होगी या फिर फास्ट होगी। और दूसरी चीज हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो रिएक्शन की जो स्पीड होगी, दैट मीन्स रफ्तार होगी, वो किससे इंक्रीज करा जा सकता है, किससे डिक्रीज करा जा सकता है, किन किन वजहों से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है, उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शंस। अब ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स जो होती है रिएक्शन को दो टाइप्स होती हैं। पहला तो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई पूछता है एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं तो उसे आप क्या बताओगे कि ऐसी रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप्स में अगर हो रही होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। एक ऐसी रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होती है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई आपने रिएक्शंस कराया, वहाँ पर रिएक्शन में ए से बी बना, बी से सी बना और सी से डी बना, लेकिन हम चाह रहे हैं ए से डी डायरेक्ट बनाना तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको बनाने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी एकदम गांठ बांध लो कि जो भी ये रिएक्शंस करा रहे होगे, बाय द वे यहाँ से यहाँ गए थे आप, यहाँ से यहाँ गए थे, फिर यहाँ से यहाँ गए थे, इन तीन स्टेप्स में अगर जो स्टेप आपका स्लो स्टेप होगा वो होगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी इसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज कर रहे होंगे कि स्लोवेस्ट स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एरो का ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड पार्ट कहलाता है। लेफ्ट हैंड वाले साइड को हम लोग बोल रहे होते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले को बोल रहे होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे अगर होंगे तो इसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं, तो आई थिंक इस वजह से इसको ए से लिख रहे होते हैं। प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसी बात आती है ना जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है कि अगर आपसे कोई पूछता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा इस चैप्टर में रेट इक्वल टू क्या होता है, तो रेट ही कुछ नहीं है भाई। इस चैप्टर में रेट का मतलब ही स्पीड से है। तो क्वेश्चन में रेट दिया हो या फिर स्पीड के बारे में बात करी गई या फिर वेलोसिटी बोला हो तो सबका मतलब एक ही है। तो लेकिन इस चैप्टर में रेट का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस प्रकार से हम लोग बोल रहे होते स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम, यहाँ पर बोल रहे होते रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट से। भाई साहब इसको भी दिमाग में बैठा लो कि जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे होंगे दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे होंगे कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है। लीटर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो मोल लीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारी ये रिएक्शंस हो रही थी दैट मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा था। अगर उसके लिए हम लोग रेट का फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, अपॉन का टाइम होगा। अगर पेपर में आपसे पूछ रहा होता है कि भाई साहब एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा होता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखोगे, तो आप क्या करोगे पता है, माइनस लगाओगे, डेल्टा लिखोगे, उसके बाद लिखोगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, डब्बा क्यों लगाया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए, अपॉन में डेल्टा टी लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग नेगेटिव साइन क्यों दिखाते हैं रिएक्टेंट के लिए। अगर यही सेम चीज़ हम लोग लिख रहे हो तो प्रोडक्ट के लिए तो क्या लिखेंगे, माइनस का नहीं प्लस का लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे, पी लिखेंगे, अपॉन का डेल्टा टी लिखेंगे। ये बता रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन का टाइम, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। अब यहाँ पर आपने माइनस क्यों लगाया रिएक्टेंट के लिए, प्लस क्यों लगाया। अब यहाँ पर मैं हर बार बच्चों को समझाता हूँ कि भाई साहब यहाँ रेट ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हो तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। बच्चे ने कहा कि सर समझ नहीं आया। हमने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो बतासे सपोज करो थाली में आपके 10 हैं। अभी तो आपका टाइम शुरू नहीं हुआ, जैसे टाइम शुरू होगा तो आपको पता है कि समय के साथ साथ थाली में बतासे कम हो जाएंगे। थाली में बतासे कम हुए लेकिन आपके पेट में तो बतासे बढ़ गए ना। तो थाली का मतलब ही है इधर रिएक्टेंट में हमारे पास बतासों की संख्या कम हो गई लेकिन हमारे पेट के अंदर बतासों की संख्या बढ़ गई। तो इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद द टाइम डिक्रीज करती है लेकिन हमारे पेट में जो प्रोडक्ट होता है दैट मीन्स बतासा वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है यूनिट ऑफ रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ अगर रेट कोई पूछता तो कैसे बताओगे? देखो ये जो ऊपर था वो तो कंसंट्रेशन थी, तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर। और ये क्योंकि नीचे टाइम था तो टाइम को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब इसी मोल लीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो मोलैरिटी सेकंड इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट जो होता है वो हम लोग निकालते हैं फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, जिसको हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ध्यान रहे कि डेल्टा जब भी लगाओगे दैट मीन्स आप एवरेज रेट की बात कर रहे होगे। जब भी आप डी टी लिख रहे होगे दैट मीन्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे होगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल जो 2a प्लस 3b आपस में कंबाइन करते हैं और 5c बना लेते हैं। किसी ने कहा कि इसकी हमें क्या लिखनी है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आर एवरेज लिखोगे इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी हमें रिएक्शन की रेट लिखनी हो ना तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा लिखेंगे कि एवरेज बोला गया है तो डेल्टा लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? डेल्टा टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा टी लिखेंगे। अब यहाँ पर समझो, क्योंकि हमारा ये जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है और ये जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं? नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। पी फॉर प्रोडक्ट और पी फॉर पॉजिटिव। प्रोडक्ट के लिए लगाते हैं पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए लगाते हैं नेगेटिव। कहोगे सर समझ नहीं आया, अभी समझ में आएगा भाई, एक बार सुनो तो ध्यान से। यहाँ पर देखो ना, जो ए का कोएफिशिएंट था वो था 2 और जो बी का कोएफिशिएंट था वो क्या था? 3। तो यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट होते हैं ना इस करके लिखते हैं 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे माइनस। बात समझ में आ गई? उसके बाद इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे डेल्टा लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे, अपॉन में डेल्टा लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ टी लिखेंगे। फिर आगे याद हो इसका जो बी का कोएफिशिएंट था वो 3 था तो इसको लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट वाला पार्ट था इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे माइनस, इक्वल टू। अब क्योंकि देखो प्रोडक्ट का साइड है तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन का डेल्टा टी लिखेंगे। जो भी कोएफिशिएंट होगा याद रहे कि हम लोग 1/, में लिख रहे होंगे 1/5। अब क्योंकि प्रोडक्ट का साइड इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर प्लस। अगर बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं? फिर यहाँ पर लिखोगे आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डेल्टा है ना उसको रिप्लेस कर दोगे स्मॉल डी से। कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन का डी टी, कि N2 जो होता है रिएक्शंस करता है 3 मोल ऑफ H2 से एंड दैट गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो लिखना बड़ा ही आसान होता है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में तो यहाँ पर तो बोला नहीं गया है कि इंस्टेंटेनियस निकालना है या फिर एवरेज निकालना है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यूजुअली मैं प्रीफर करता हूँ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखो अपॉन का टाइम लिखो, स्मॉल डी तो समझ में आ कैसे लगाते हैं, क्योंकि इसके आगे देखो कुछ लिखा नहीं था तो यहाँ पर 1/1 लिखना चाहते हो तो दिखा दो, नहीं तो दिखाने कोई नीड नहीं है। बट दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इधर एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले चीज़ें रिएक्टेंट कहलाती हैं।
रिएक्टेंट के लिए लगाते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पर आगे लगाना है आपको नेगेटिव साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, ये चीज़ तो आप लिख लोगे। यहाँ देखो 3 लिखा गया है ना, तो इसको आप डिवाइड में लिखोगे, दैट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई करके लिखोगे। यहाँ पर देखो क्योंकि रिएक्टेंट साइड था तो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें पता है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है, ठीक है। मैंने बार बार कहा है, बतासे के एग्जाम्पल भी समझाया था। यहाँ पर अब अगर बात करेंगे अमोनिया की, तो अमोनिया में क्या करोगे, सेम काम करना है। यहाँ पर लिख रहे होंगे 1/2, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है इस वजह से यहाँ पर लगा देंगे पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो इसको दिमाग में रखना। एक रिएक्शन गिवन है जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमें इस रिएक्शन कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बतानी है और रेट ऑफ अपीयरेंस बतानी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसअपीयरेंस एक नया सामने एक शब्द आया आपके और दूसरा आया अपीयरेंस। अब ये क्या होता है समझो जरा। अब अगर हमें इस रिएक्शन की रेट लिखनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आसान है। यहाँ पे लिखो डी, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लिखना है, डब्बा का मतलब क्या हुआ कंसंट्रेशन। यहाँ पर लिखोगे dt, इसके आगे का कोएफिशिएंट क्या था, 2 था, तो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट वाला पार्ट रिएक्टेंट होता है, दैट इज़ वाई हम लोग लगाएंगे नेगेटिव साइन। एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्या किसके इक्वल होगा भाई, फिर लिखो डी लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 लिखो, अपॉन का dt लिखो, क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ वाई हम लोग लगाएंगे पॉजिटिव साइन। एंड दिस विल बी इक्वल टू, O2 लिखा गया है तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 लिखो, उसके बाद यहाँ D लिखो, फिर यहाँ dt लिखो, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया तो दैट मीन्स 1 है, तो आप दिखाओ चाहे 1 को ना दिखाओ, क्योंकि प्रोडक्ट साइड इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शंस को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखो क्या चीज पूछ रखा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी N2O5 की। तो एक चीज याद रखना, हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं रिएक्टेंट की और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि समय के साथ साथ जो रिएक्टेंट होता है डिक्रीज करता, गायब हो जाता है, और प्रोडक्ट होता हमें मिलता है, क्योंकि समय के साथ साथ थाली में बतासे गायब हो जाते हैं और हमारे पेट में आ जाते हैं। उसी तरीके से जो समय के साथ साथ रिएक्टेंट होता है वो कम हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाता है। इस वजह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिख रहे होते हैं। दैट मीन्स N2O5 का हमें क्या लिखना है, रेट लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी, N2O5 लिख रहे होंगे, कंसंट्रेशन अपॉन का dt लिख रहे होंगे, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है तो भाई नेगेटिव तो लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पर लेकिन कोएफिशिएंट नहीं लिख रहे होंगे, यहाँ पर जो 1/2 लिखा था ना, यहाँ पर 1/2 नहीं लिखेंगे। तो इसी बात को नोट कर लेना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो या फिर अपीयरेंस हो, वहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं। अगर आप बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस NO2 की, तो यहाँ पर सिंपल, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ है, इस वजह से पॉजिटिव लगाया। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की लिख रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बस इस तरीके से करना है, बात समझ में आ गई होगी। जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताया है ना, आपको बिल्कुल प्यार से लिखा है, एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिख रखा है। यहाँ पर बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक क्या, डॉक्टर AP का मतलब क्या है, डिसअपीयरेंस इस्तेमाल कर रहे होते रिएक्टेंट के लिए, अपीयरेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं के लिए, और यहाँ पर लगाते हैं नेगेटिव और यहाँ पर लगा रहे होते हैं पॉजिटिव, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर पॉजिटिव। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे सामने रेट ऑफ रिएक्शंस होगी उसको कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज कर रही होंगी, डिक्रीज कर रही होंगी, ये सब बातें इसमें कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो भी हम लोग रिएक्टेंट ले रहे होते हैं उसका नेचर क्या है, दैट मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। अब फिजिकल स्टेट में क्या चीज़ आती है, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और गैस आता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती हैं,
तो इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो दैट मीन्स कि इसकी जो गैस की रेट ऑफ रिएक्शंस होती है बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो दूसरी बात करेंगे, जो भी हम लोग रिएक्टेंट ले रहे होते हैं उसकी जो साइज होगी, अगर उसकी साइज कम होगी ना, अगर साइज कम होगी तो उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगी ना भाई, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके बारे में और बात करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर ऑफ अ गैस। आपको पता है कि गैस की प्रेशर जितनी ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे, रिएक्शन उतनी रफ्तार से हो रही होंगी, मॉलिक्यूल्स एकदम फड़फड़ा जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस की प्रेशर अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। दूसरा चीज़ आता है टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं एक्सपोजर टू सनलाइट। जैसे कि अगर हम बात करें, जो H2 है और Cl2 है, नॉर्मली भाई अगर ऐसे कर दोगे तो रिएक्शन होती ही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम लोग सनलाइट डाल दें तो क्या होगा, ये फास्टली रिएक्शंस करता है। दैट मीन्स आपने क्या सीखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज कर देने से भी इंक्रीज कर जाती हैं। तो यही सब बातें आपको पेपर में बना बना के लिखनी है। पेपर में क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ रहे होंगे, तो टेम्परेचर के इंक्रीज कर जाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। अब ये देखो, ये हमारे पास एक वुडन लॉग था, लकड़ी का एक गट्ठा था। अब इसके करा क्या, हम लोगों ने इसको घिस घिस किस का बना दिया, चूरा, दैट मीन्स पाउडर फॉर्म बना दिया। तो भाई जो सरफेस एरिया है ना, इसकी जो हमारे पास जो चूरा है उसकी बढ़ गई है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन की रफ्तार होगी वो तेज हो जाएगी। ठंडियों में ना अगर आपने लकड़ी वगैरह जलाए होंगे तो जो बुरादे होते हैं लकड़ी के बहुत तेज़ी से जल रहे होते हैं। जैसा कि आपने दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, तो डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहे होते हैं छोटे बच्चों को, तो पाउडर में ही दे रहे होते हैं या फिर लिक्विड में दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड की या फिर पाउडर फॉर्म की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब भी आप किसी को चूरा बना देते हैं ना, पाउडर बना देते हैं, उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाती है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाने से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब दूसरी चीज भाई ना, जब भी आप क्वेश्चन करने जा रहे होगे ना, तो आपका सारा फोकस भाई रिएक्टेंट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, रिएक्टेंट पे। और हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अभी तक, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज आपको पता होना कि चाहिए कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। तो इस सिंबल को हटाया हम लोगों ने, एक कांस्टेंट आया जिसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, रेट कांस्टेंट कह रहे होते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहे होते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारी बातें ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से मैंने लिख रखे हैं कि जो ये x और y लिख रखा है ना, ये x एंड y मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो यहाँ पर a स्मॉल b लिखा गया है ना, तो कई बार यहाँ पर ये चीज़ें आपस में मैच कर जाएंगी, तो हो सकता है ऐसा मैच कर जाए। बट x एंड y जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं। तो याद रखना, एक्स एंड वाई कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। इसको बिल्कुल छापने का प्रयास बिल्कुल मत करना। अगर इसको जो आपने ये वाला लिख रखा है ना, रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो भाई ये रिएक्टेंट वाला पार्ट था, तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं नेगेटिव साइन। इस वजह से क्या लिखा, डी आर अपॉन का डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ PYQs भी इंक्लूड कर रखे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दो। MCQ वगैरह में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो रेट कांस्टेंट होती है कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती कि नहीं करती, तो आपको पता होना चाहिए डिपेंड नहीं करती है। जो के होती डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन से दिखाते हैं, अभी हम लोग आगे बात कर रहे होते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट आता है जो के होती है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। चौथी चीज आती है कि के जो होता है डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक, अगर बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भाई पेपर में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको स्किप मत करना। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या समझा था कि ए और बी हमारे सामने दो रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्शंस करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस करते हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आपका सारा फोकस रिएक्टेंट वाले पार्ट पे होना चाहिए। किसी ने कहा कि इसकी रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो रेट लॉ के लिए सिंपली लिखो रेट इज इक्वल टू के,
जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन लिखो, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का जो सम होता है उसे क्या कह रहे होते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के पावर का जो सम होता है उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोल रहे होते हैं, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वैल्यू ऑफ एन होता है वो अगर हमारा जीरो होगा तो उसे हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कह रहे होंगे, अगर एन इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कह रहे होंगे, अगर 2 होगा तो हम लोग क्या बोल रहे होंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस कह रहे होंगे। ये हमारा एन की वैल्यू 1/4 वगैरह भी आ सकता है तो हम कहेंगे 1/4 ऑर्डर रिएक्शंस कह रहे होंगे। किसी ने कहा कि यार एन इक्वल टू 3/4 भी आ सकता है तो इसे क्या बोल रहे होंगे, 3/4 ऑर्डर रिएक्शंस बोल रहे होंगे। बट हमारा जो सारा चर्चा होगा इन तीनों के बारे में ही होगा, इस वजह से मेनली मैंने इनके बारे में ही आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिख रखी, ये कभी मत भूलना। क्या नहीं भूलना है भाई, कि जब भी हमें क्वेश्चन में रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हम लोग ऑर्डर हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही निकालेंगे। जो भी मैंने अभी बोला है उसी बात को यहाँ पर लिख लो। आपके पेपर में ना भाई ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस पूछता है, तो इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज कर रखा है ताकि आप डिफरेंस भी ऐसे ही लिख सको। तो आपको देखो मैंने यहाँ बता रखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब भाई एक्सपेरिमेंट डेटा होती है ना, ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वगैरह कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो ऑर्डर होती है एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है। जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं ना किसी रिएक्शंस की, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए अप्लीकेबल होती है। ऑर्डर के लिए आप शॉर्ट ट्रिक क्या बोलोगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएन सर, मतलब कि सीईओ कौन है, पीएन सर है। मतलब कि जो ऑर्डर होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी वैलिड है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी वैलिड है। ऑर्डर जीरो भी आ सकता है तो ओ फॉर ऑर्डर और यहाँ पर जीरो। उस तरीके जो ऑर्डर होती है मैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जामिनेशन जो हो सकता है वो मॉलिक्यूलरिटी की हो सकती है। डेफिनेशन पूछता है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए होती है। ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनेशंस क्या है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे होते हैं और सही में प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस कर रहे होते हैं, उससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कि जितने लोग कायदे में आपस में कोलाइड करेंगे उतने ही लोग प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस करेंगे। जो लोग इफेक्टिवली कोलाइड ही नहीं करेंगे, दैट मीन्स टकराएंगे ही नहीं, उसे हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस वो नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने 5 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए, ये 3 मॉलिक्यूल ही आपस में टकराए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस हो गई। दैट मीन्स ये 5 आदमी आपस में लड़ाई कर रहे थे, 3 आदमी मर गए। तो जो आदमी मर गए ना, दैट मीन्स कि उनकी क्या मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3। क्योंकि तो हमेशा से मैंने कहा कि आपका सारा फोकस रिएक्टेंट वाले तरफ होना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी के लिए भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा वेटा की जरूरत नहीं है, थियरिटिकल कॉन्सेप्ट। तो क्या काम कर रखा है, इसके आगे देखो 1 लिखा गया है ना, तो यहाँ पर देखो 1 लिखा गया तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर देखो 2 लिखा गया तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर देखो 2 लिखा गया, यहाँ पर 1 लिखा गया तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। 3 कैसे आया, 2 + 1 करने से आया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 4HBr + O2, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कितना हुआ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर आपने 5 बता दी तो भाई साहब ये गलत, क्या हो जाएगा, गलत। सावधान हो जाना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो एक्चुअल में मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर देखो एक प्यारी सी बात लिख रखी, मॉलिक्यूलरिटी जो होती किसी भी रिएक्शंस की ऑलवेज या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। 1.1 भी नहीं हो सकती, 2.1 भी नहीं हो सकती, 4 भी नहीं हो सकती। क्योंकि थियरिटिकली ऐसा कहा जाता है ना कि जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उनकी 3 से ज़्यादा कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। तो इस वजह से 1, 2 और 3 ही हमारी मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ हो सकती है, जो कि आपको पता है एक पॉजिटिव नंबर है, तो दैट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ गिवन बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना
वो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी कि नहीं, बिल्कुल थी। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दी जाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने करा भी 3, कैसे आया था बताओ, बाई सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट थे उस कोएफिशिएंट को हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो इस वजह से ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप्स में रिएक्शंस हो रही होती हैं उसमें ही सिर्फ इस्तेमाल करा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। मैंने बार बार कहा था ऑर्डर भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों के लिए होती है, मगर जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है। अब आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट पर बेस्ड आता है। ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिस बार आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको तो आप देख ही लो, मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर n-1, सेकंड की पावर -1। जैसे कि किसी ने पूछा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 होती है, तो जहां पर n होता है वहां पर 0 पुट कर दो, तो 1 - का 0 क्या होता है भाई 1 होता है, तो मोल की पावर 1 हो जाएगी। n की जगह पर 0 पुट करोगे तो 0 - 1 क्या होता है -1 होता है, तो लीटर की पावर -1 हो जाएगी, सेकंड की पावर -1 तो एज इट इज रहेगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ के होती है वो मोल, लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1 होती है। प्लीज़ ये सारे ही यूनिट याद कर लेना कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो मोल, लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1 होता है। दूसरी चीज़ आती है कि जो रेट होता है वो इक्वल होता है के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो रेट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इस वजह से लिखा गया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0। तो यहाँ पर आपसे पेपर में जब पूछे कि जीरो ऑर्डर को डिफाइन करो तो आप लिख देना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। तीसरा आपके सामने जो के का रेट कांस्टेंट का जो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है कि R0 माइनस का R/T। R0 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और R क्या होता है फाइनल कंसंट्रेशन होता है, T तो टाइम होता है। चौथी चीज़ आपसे इसमें पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, तो R0/2K होता है। तो R0 क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 तो पता ही कांस्टेंट है, K क्या है रेट कांस्टेंट होता है। तो ये हाफ लाइफ टाइम है भाई, इसके फॉर्मूलेज वगैरह अच्छे से रिमेंबर कर लेना, यूनिट तो भाई हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछता है ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल बता दो, एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है, और आपसे जब भी डेफिनेशन पूछेगा तो आप तो भाई एग्जांपल तो लिखकर जरूर आओगे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होंगी ना वो सारी क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। H2 और Cl2 रिएक्शंस करिए सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या बना 2HCl। तो यहाँ पर देखो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे इसका ना, तो रेट इक्वल टू K, H2 की कंसंट्रेशन Cl2 कंसंट्रेशन, क्योंकि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है तो यहाँ पर इसे खोपड़ी पर जीरो लिखना मत भूलना, ठीक है। क्या लिखोगे जीरो, इसका मतलब कि जो रेट होता है उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज वाई हम लोग खोपड़ी पर क्या लिख रहे हैं जीरो। उस तरीके से अगर अमोनिया जो होता है रिएक्शंस कर रहा होता है तो बनाता है N2 + 3H2, ये भी एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई ऊपर वाला जो मैंने लिख रखे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन गलत मत करना भाई, रेट इक्वल टू K लिखो, जो भी रिएक्टेंट थे उसके कंसंट्रेशन की पावर में 0 लिखना मत भूलना। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बाद जो आती है हमारे सामने वो आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें भाई पेपर में क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर से। अगर इस फॉर्मूले में n की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपको पता है 1 - 1 0 हो जाएगा, दैट मीन्स मोल की पावर 0 पूरी गायब हो गई, यहाँ भी हो जाएगी गायब, तो सिर्फ बचता ही क्या, सेकंड की पावर -1। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो यूनिट ऑफ जो K होता है वो सेकंड की पावर -1 होता है। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K टाइम्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है। कितनी होती है 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर थी इसीलिए पावर में कितना लिखा 1। तो ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो
रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 2.303 अपॉन का टी लॉग ए अपॉन का ए माइनस एक्स। ए क्या है भाई, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की है, यहाँ पर ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ए जो होता है हमेशा कितना होता है 100 होता है। न्यूमेरिकल सभी आगे कर रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा भाई, सब कुछ आसानी समझा रखा है। कई बार हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में ना आपको फॉर्मूले में ना तो यहाँ पर जो ए अपॉन ए माइनस एक्स याद करके जा रहे होगे वहाँ पर हो सकता है आर नॉट अपॉन का आर भी लिखा मिल सकता है, तो घबराना मत, यही फॉर्मूला ऐसे भी आपको एमसीक्यू वगैरह में लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है या फिर हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो ये होता है 0.693 अपॉन के। इन सब की डेरिवेशन वगैरह मत करने लग जाना, जितना मैंने बताया है कायदे में सिर्फ इतना करके जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भाई साहब इसको अच्छा ना करके हो। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल भी आपको याद तो एक दो करने ही पड़ जाएंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे होंगे तो 2 मोल आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोज हो जाते हैं 2H2O + O2। यहाँ पर जो रेट लॉ लिख रहे होते KH2O की पावर 1, देखो यहाँ पर 2 था ना, हम लोगों ने खोपड़ी पर 2 लिखा क्या ना, बिल्कुल नहीं लिखा। तो आपको ये पता है ना जो ये 1 और 2 आते भी है ना ये रिएक्शंस में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये 1 आया है ना ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हम लोगों ने अपने मन से नहीं लिखे हैं। यहाँ वाला 2 तो बिल्कुल छापने का कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KH2O2 की पावर 1, ठीक है। अब आपके पेपर में अगर डेफिनेशन पूछे ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो क्या लिखोगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं, यही लिख कर आना है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद पूछेगा कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बता दो, तो आप क्या लिख देना, ऑल रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस ऑलवेज क्या होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो जैसा कि रेडियम दे रखा है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इस तरीके से, ये एग्जाम्पल आपको छाप के चले आना है। अगर बात करें ना रेट कांस्टेंट की यूनिट की ना, तो एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो भाई हर साल आता है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पर एक ये वाली गलती मत कर देना कि कई बार हो सकता है फॉर्मूले में इस तरीके से रिमेंबर करके गए थे, मगर हो सकता है आपको जहाँ सेकंड की पावर -1 सेकंड की पावर -1 लिखा गया ना वहाँ पर हो सकता है घंटा दिया हो या फिर मिनट दिया हो या फिर सेकंड दिया हो, तो घबराना मत। जहाँ सेकंड होगा हो सकता है वहाँ पर मिनट की पावर -1 लिखा गया, जहाँ पर घंटा लिखा गया होगा वहाँ घंटे की पावर -1 लिखी होगी। तो बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, ये यूनिट बिल्कुल एकदम दिमाग में चिपका लेनी है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा ऐसा कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इफ K इज इक्वल टू इतना, तो आपको K की वैल्यू गिवन होगी, आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होगा। बड़ा ही सिंपल है, आपको जैसे ही यूनिट दिखे ना तो आप सीधे इस पे गोली मारना स्टार्ट करो। कैसे, आप देखो कि यार ये फॉर्मूलाज मैंने कहाँ लिख रखे, लीटर की पावर देखो यहाँ पर 1 है, मोल की पावर -1, एस की पावर -1, यहाँ पर तो लीटर की पावर -1 हो गया ना। हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1, लीटर की पावर 1 देखो यहीं पर तो है, सेकंड की पावर -1, दैट मीन्स ये कौन सी ऑर्डर है, ये है सेकंड ऑर्डर। तो हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें आगे पीछे लिखी हों, तो घबराना मत, अगर आपको एग्जैक्टली यही चीज़ें ढूंढनी है, मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1, ठीक है। फिर आता है मिनट की पावर -1, तो मिनट की पावर -1 दैट मीन्स सेकंड की पावर -1, कौन सी ऑर्डर होगी भाई, फर्स्ट ऑर्डर होगी, तो दैट मीन्स ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको यूनिट ऑफ के पर बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो भाई साहब इसमें गलत मत कर देना, जब भी क्वेश्चन है आगे पीछे लिखे हो घबराना मत, आपको एग्जैक्टली यही चीज़ें याद करनी है, आगे पीछे लिखे हो तो एग्जैक्टली मैच कराना कि कैसे लिखा हुआ है। आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। जिस प्रकार से कुछ लोग गरीब होते नहीं हैं, गरीब होने का ढोंग रचते हैं, उसी प्रकार से स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन भी है। कुछ रिएक्शनें जो होती है फर्स्ट ऑर्डर की होती तो नहीं है, मगर दे बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम लोग एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर देना, वाटर को एक्सेस में ले ले, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एथिल अल्कोहल। आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ रखे होंगे, मैंने बताए थे यहाँ पर
कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस किस तरीके से करी जाती है। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है, किस पे डिपेंड करता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जो स्मॉल अमाउंट में हम लोग रिएक्टेंट ले रहे होते उस पर डिपेंड करता था। हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही होती है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे। तो बिल्कुल एक्सेस वाले बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है। अगर उसी तरीके से हाइड्रोलिसिस कर दे सुक्रोज की, दैट मीन शुगर की, जिसको सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है C12H22O11। वाटर को यहाँ भी हम लोगों ने एक्सेस में ले रखा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहे होते हैं। यहाँ पर अगर किसी ने कहा कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो क्या लिखते हैं कि C12H22O11, यहाँ पर H2O। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, जो चीज़ हम लोग एक्सेस में ले रहे होते हैं उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, इसको यहाँ से गायब कर देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने आता है अरेनियस इक्वेशंस की। तो अरेनियस इक्वेशन भाई साहब कुछ है वह नहीं, ये सिंपली क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में हमें रिलेशन देते हैं। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है K = A e की पावर माइनस का EA अपॉन का RT। EA क्या है भाई साहब, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और कैपिटल A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसी को अरेनियस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये वाला फॉर्मूला भाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसका न्यूमेरिकल अभी आगे हम लोग लगा रहे होंगे, इसको याद कर लेना। log K2 अपॉन K1 = EA अपॉन का 2.303 R T2 माइनस का T1 अपॉन का T2 इंटू T1। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 पर जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, टेम्परेचर T2 पे जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, जो R होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स किलो इनवर्स होती है। जब भी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे ना, R की वैल्यू तो आपको पता है, इसको इतना रखेंगे, सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे। 2.303 R को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, 19.15 लिख रहे होंगे क्वेश्चन में। अब आपके सामने क्वेश्चन गिवन है फॉर अ रिएक्शन दे रखी है आपके सामने, क्या रखा था, प्रोपोजल मैकेनिज्म गिवन बिलो। आपको दो स्टेप दे रखे हैं, H2O2 I माइनस के साथ रिएक्शंस करता है, H2O प्लस IO माइनस बनाता है, यहाँ पर स्लो लिख रखा है। उस तरीके जो ये IO माइनस बनता है उससे ये जो है फिर से रिएक्शन करता है H2O2 के साथ, क्या बनता है, H2O प्लस I माइनस O2। ये फास्ट है। पूछा गया है कि राइट द रेट लॉ फॉर रिएक्शंस। तो हम लोगों ने जाना था कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। दैट मीन्स हमारा सारा फोकस किस पर होना चाहिए, इधर वाले पर होना चाहिए। हमने कहा था आपसे आपका सारा फोकस स्लोवेस्ट स्टेप पे होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेप हो गया। तो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स लिखेंगे, H2O2 लिखेंगे और यहाँ पर I माइनस लिख देंगे। किसी ने पूछा इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपको पता ही चल गया, स्टेप 1 इज स्लो स्टेप, दैट इज वाई दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। आई होप समझ में ये वाला भी क्वेश्चन आ गया होगा। अगर बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल की, तो लिटरली भाई केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आपको दो फॉर्मूलेज अगर आपने रिमेंबर कर लिए तो आपके 80% क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। पहला है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते, ये वाला फॉर्मूला 0.693 अपॉन K। यहाँ पर ए क्या होता है इसको दिमाग में रख लो, ए हमेशा 100 ही होता है, और एक्स वगैरह क्या अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे जंप करूं उसके पहले आपको ये वैल्यूज याद हो जाने चाहिए। एक बार जल्दी से बता देता हूं कि आपके सामने कभी भी log 1 आ जाता है तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इस तरीके से आपको ये वाली याद करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ कि अगर log 10 आता है तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। देखो एक 0 था तो 1 था, 2 0 है यहाँ पर तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 जीरोज है तो यहाँ पर 3 आएगा, 4 जीरो इसी तरीके 4 आएगा, 5 जीरोज होते तो 5 आता है। अब हम लोग के सामने आता है, कई बार हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे होंगे, इस तरीके केसेस बनते हैं। यूजुअली बच्चा इस चीज़ को जानता है, A/B अपॉन में C/D होता है। तो कहता है कि भाई जो ये नीचे वाला फ्रैक्शन है पलट जाता है, दैट मीन्स डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये D/C हो जाता है। जब यही सेम लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो बच्चा बहुत गलत करता है। इस चीज़ को आप ऐसा मत करना। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होता है तो एक काम करना है, सबसे नीचे वाले टर्म्स को उठा के फेंक देना ऊपर। तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, 3 और यहाँ पर x लिखोगे
और नीचे करोगे 2। लेकिन कभी भी आपको ऊपर अपॉन में दिखाई देता है तो क्या करोगे, ये जो नीचे वाला नंबर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3x। इस तरीके से आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जैसे मैं बता रखा हूँ आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे। दूसरा कि हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब भी 2.303 इंटू आर होगा तो हम लोग उसको 19.14 लिख देंगे। अब ये क्यों आया ऐसा बस दिमाग में रख लो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो इसको ज़्यादा समझना नहीं है। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। जब भी इंटू दिखेगा तो फॉर्मूले में प्लस है, जब भी लॉग एम अपॉन एन है तो डिवाइड है तो इसका मतलब माइनस। डिवाइड कैसे दिखता है, थोड़ा सा माइनस के जैसा, इंटू कैसे दिखता है, थोड़ा सा प्लस जैसा, ठीक है। अगर कभी भी लॉग की खोपड़ी पर एम की पावर एन हो तो क्या करोगे, ये जो लॉग है ना अपने खोपड़ी पर चढ़े हुए लोग गिरा देता है, तो लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या आता है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप। हमें ये प्रूफ करना है कि जो T99% होगा वो बराबर होगा T90% के दोगुने के। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे होंगे फॉर 99% कंप्लीशन के लिए टाइम क्या होगा, उसके बाद निकाल रहे होंगे फॉर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम क्या होगा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको सामने इसलिए रख दिया ताकि आप समझ सकें कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। अब इस फॉर्मूले में देखो हुआ क्या है कि ये जो टाइम है इसको यहाँ पर भेज दिया है मैंने और इस के को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, बस कुछ नहीं करा है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको शुरुआत करते यहीं पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो जो ए होगा हमारा, ए कितना होगा, ए हमारा हमेशा कितना होगा, 100 होगा। और जो क्वेश्चन में दिया होता है कि 99% कंप्लीशन, ये होता है हमारा x। क्या होता है हमेशा, ये हमेशा हमारा क्या होता है, 99 होता है हमारा x। अब करना क्या है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला में सब चीज़ें पुट करनी है। तो लिखो यहाँ पर 2.303 अपॉन का यहाँ पर हो जाएगा k, लॉग लिखेंगे एक ही जगह पर 100 और यहाँ पर होगा 100 माइनस कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि 100 माइनस का 99 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर आ गया लॉग 100, नीचे 1 को दिखाओ चाहे ना दिखाओ, और यहाँ पर कितना आ गया 2.303 अपॉन का आ गया के। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई कि जो log 100 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ 2 जीरो है ना, तो इसका मतलब log 100 की वैल्यू होती है 2। तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2। बात समझ में आ गई। अब इसको यहीं पर निकाल को ऐसे छोड़ दो। अब हम लोग निकालते हैं फॉर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन में ए होगा वो ए हमारा कितना होगा, ए हमारा कि हमेशा कितना होगा, 100 होगा। जो x होगा, x कितना होगा, 90, कितना होगा यहाँ पर 90 होगा। तो करना क्या है, 2.303 अपॉन का के, लॉग लिखो ए हमेशा कितना होगा 100, फिर यहाँ लिखना है 100 माइनस का 90 कर देना है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, लॉग 100 माइनस का 90 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। तो 1 को दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो 2.303 अपॉन कितना आ गया के, यहाँ पर हो गया T90%। ये बात समझ में आ गई। हमें T99% पता चल गया, हमें T90% पता चल गया। हमें क्या करना है, T99% को प्रूफ करना है कि वो T90% का 2 गुना होता है। तो कुछ नहीं करना, इसको माने इक्वेशन फर्स्ट, इसको माने इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, यहाँ लिखो कि यहाँ फर्स्ट को डिवाइड कर देना है 22 सेकेंड से, इजीली प्रूफ हो जाएगा। करना क्या, देखो पहला वाला इक्वेशन क्या दे रखा है ये, तो यहाँ लिखो T99% अपॉन का लिखो T90%। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, T99 के सामने T99 वाला लिखो। T99 कितना दे रखा था, 2.303 इंटू का 2 अपॉन का के दे रखा था, तो के लिखो। फिर इसके नीचे फिर अपॉन लगाओ, लिखो 2.303, ठीक है, 2.303 अपॉन का लिखो के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या होगा, ये जो के है, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303
अपॉन का इंटू में 2, अपॉन में आ जाएगा 2.303। ये से ये उड़ गया, यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि आ गया T99% अपॉन का T90% इक्वल टू आ गया 2। अगर इस 90 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, T99% बराबर होगा ट्वाइस ऑफ T90%। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई ना। अब ये क्वेश्चन देखो MCQ है तो यहाँ पे घबराना नहीं। जैसे उसने बोला कंप्लीट करनी 90%, तो दैट मीन्स कि जो T90% है, जो T90% है वो किसी के बराबर होगा। हमें नहीं पता किसके बराबर हो, कितना बराबर होगा, तो हमने मान लिया कि x के बराबर होगा। उसने कह रखा है x कितना, x इंटू कह रखा है कि ऑफ हाफ पीरियड। हाफ पीरियड बोला गया, इसका मतलब कि यहाँ पर लिखना है T1/2। कह रखा है कि क्वेश्चन में जो T90% होगा ना वो हाफ पीरियड के x टाइम्स होगा। वो x हमें पता करना कितना गुना होगा, 2 गुना 3 गुना। इसमें दे रखा है कि 3.3 टाइम्स होगा या 4.4 होगा या 1.1 होगा या 2.2 होगा। अब निकालना बड़ा ही आसान है, जैसे भी पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर 90% कंप्लीशन। अब इसके बाद क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल है यार, फर्स्ट ऑर्डर है तो लिखेंगे T90% इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं 2.303 अपॉन का के, फिर क्या लिखेंगे लॉग लिखेंगे a अपॉन का a माइनस एक्स करेंगे। जैसा कि मैंने बार बार कहा है क्वेश्चन में आप लिख लेना यहाँ पर a इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपॉन का के। ए की वैल्यू हमेशा कितना होता है 100, तो लॉग लिखेंगे 100 अपॉन का 100 माइनस एक्स कितना आएगा, एक्स यही होता है जो एक्स 90% दे रखा है, यही मेरा एक्स होता है तो 90%, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा काम करना है 2.303 अपॉन का के, लॉग लिखेंगे 100 अपॉन का नीचे कितना हो जाएगा 10, एक जीरो से जीरो गया तो यहाँ पर कितना आ गया 2.303 अपॉन का के हो गया, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती तो लिखने की नीड नहीं है, तो यहाँ टी लिखो 90%। अब कहानी में ट्विस्ट ये वाला है, सिंपल सा लिखना है फॉर हाफ लाइफ, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर 50% कंप्लीशन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखना हमें T1/2। T1/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना होता है मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, 0.693 अपॉन का होता है के। क्या होता है भाई, के होता है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसको मान लो आप पहला इक्वेशंस, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशंस। हमें क्या काम करना उसके बाद, यहाँ पर पहले इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है बाई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पहले इक्वेशन को डिवाइड करना सेकंड इक्वेशन से। पहला इक्वेशन क्या दे रखा है बताओ, यहाँ लिखो T90% को डिवाइड करना किससे, T1/2, मतलब दैट इज 50%, T1/2। T90% कितना था बताओ, 2.303 अपॉन का के, यहाँ पर मैं के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, T1/2 कितना था 0.693 अपॉन का के, ये के से के चला जाएगा। अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको काटने पीटने पर हमारे सामने कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3.3, कितना आ जाएगा 3.3। तो यहाँ पर आएगा T90% और यहाँ पर आ जाएगा T1/2। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, T90% बराबर होगा 3.3 टाइम्स T हाफ के। इससे हमें यह समझ में आया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखो। कहा गया है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ पीरियड। तो यहाँ पर पहले तो मार्किंग कर लो 10 टाइम्स ऑफ हाफ पीरियड, मतलब कि
हाफ लाइफ पीरियड का 10 गुना फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो टी 99.9% होगा वो 10 गुना होगा, दैट मीन्स कि 10 टाइम्स होगा किसके, हाफ लाइफ पीरियड के। हाफ लाइफ क्या होता है, टी 1/2। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करना, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसी के जैसे ये भी करना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं अभी तक कि इसके लिए टाइम कैसे लिखते हैं, टी 99.9% बराबर होगा 2.303 अपॉन के लॉग लिखने वाले हैं, लॉग ए अपॉन का ए माइनस का एक्स, और ए की जगह पर 100 लिखने वाले हैं और यहाँ भी 100 लिखने वाले हैं। और x क्या होता है, जो ये दिया होता है वही मेरा x होता है, मतलब कि 99.9 हमारा x है। तो यहाँ लिखो 99.9। अब बताओ ज़रा, अब क्या करोगे, इतना पहले छाप लेते हैं। अब ये बताओ भाई कि 100 में से 99.9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 0.1। कितना आ जाएगा, 0.1। अब क्या करोगे, अगर इस डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, तो लॉग लिखेंगे यहाँ पर 1000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है वो मेरे को बताना, कैलकुलेशन सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा के, अब मैंने बताया था कि log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो बस सिर्फ लिख लो। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत मत करना, नहीं तो अपना आप मेहनत खुद ही बढ़ा लोगे भाई। यहाँ पर कैलकुलेशन प्लीज़ मत करना, ऐसे छोड़ देना अभी। तो यहाँ पर सिर्फ टी लिखो 99.9%। अब निकालो टी हाफ। अब लिखो फॉर 50% कंप्लीशन, या आप इसी को लिख सकते हो फॉर हाफ लाइफ। क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ। तो क्या लिखोगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन का के। अब करना क्या है, ये रही मेरी पहली इक्वेशंस और ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ही डिवाइड कर दो। तो लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशंस को डिवाइड करने से सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, टी 99.9% को लिखो ऊपर और अपॉन में आ जाएगा टी 1/2। दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू का 3, यहाँ पर आएगा अपॉन में के, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.693। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 0.693, यहाँ पर भी अपॉन में है के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर क्या बचा, 2.303 इंटू के आ गया 3, 0.693। अब आप इसको ना मल्टीप्लाई करके भाई साहब अपना टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में साफों साफ दिया हुआ था कि हमें यहाँ प्रूफ करना ही ये 10 है। तो अगर आपने पूरी प्रोसेस को सही से इम्प्लीमेंट करा होगा तो पक्की बात है कि आपका आंसर 10 ही आएगा। तो यहाँ पर सीधे लिख लेना 10। 9.9 समथिंग कुछ आ रहा होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस वजह सीधे यहाँ लिख देना 10 और उसके बाद करना ही क्या है भाई, कुछ मत करना, वहाँ सॉल्व मत करने लग जाना, सिर्फ आप स्टार्टिंग का प्रोसेस सही करना, उसके बाद सीधे जो बोला होगा प्रूफ करने के लिए वही यहाँ पर लिख देना, ठीक है। टी लिखना 1/2। अब उसके बाद इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टी 1/2, हैंस प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक पॉइंट भी आपको आ जाना चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में लिखा गया हाफ लाइफ तो दैट मीन्स 50%, और 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। कहीं पर क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है 3/4 का मतलब होता है 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 75%। ये कैसे आया, जब कभी भी आपको ना कोई फ्रैक्शन वगैरह या कोई भी नंबर गिवन हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना, तो गिवन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से।
दैट मीन्स अगर आप 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना, 75% में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होता 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 में आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25%। तो क्वेश्चन में कभी भी गिवन होता है कि 3/4, तो आप उसको परसेंटेज में ही करना, क्योंकि परसेंटेज में करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्वेश्चन में कहीं दिया होता ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 2 से गुणा करना। थ्राइस का मतलब होता 3 गुना, 3 गुना का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई करना। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, कंप्लीट क्या करना है, 3/4। जैसे बोला गया कंप्लीट 3/4 का मतलब हमें 75% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। कह रखा है कि ट्वाइस करनी है, ट्वाइस इट्स हाफ पीरियड। इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो t 75% होगा वो बराबर होगा ट्वाइस, मतलब 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, ट्वाइस इट्स हाफ पीरियड। हाफ पीरियड का मतलब क्या होता है, t 1/2। इसी को भाई आप ऐसे भी लिख सकते थे, t लिखते आप 3/4 लिख सकते थे। 3/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t 1/2। मगर मैं कैसे प्रीफर करता हूँ, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो ना 3/4, उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इससे फील अच्छा आता है, क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने 3/4 को परसेंटेज में क्या लिख लिया, t 75%। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सीधे फॉर 75% कंप्लीशन। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को करा था वैसे यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर मैं सीधे आपको सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, आप इजीली समझ जाओगे कि आखिर करना क्या है। अब जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे वैसे सब कुछ यहाँ पर करा है, कुछ नया नहीं करा है। ठीक है, तो 100 को 25 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो log 4 की वैल्यू देखो यहाँ पर आ गई। तो log 4 की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6020। तो यहाँ पर रखोगे सिर्फ। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो हमें क्या मिलेगा पता है, 1.386 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर k। ये क्या करना है अब, इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो और ये है इक्वेशन नंबर 2, और हमेशा की तरह से वही करोगे जो करते आ रहे थे। ये दोनों चले जाएंगे और यहाँ से देखो हमें प्रूफ क्या करना था, 2 गुना ना डबल चाहिए, तो यहाँ पर इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ लिख दोगे 2। अब t 75 का मतलब मैंने क्या बताया था, t 75 का मतलब ही होता है 3/4। तो यहाँ पर मन करे तो लिख दो t 3/4 अपॉन में t 1/2। यहाँ पर हो जाएगा t 3/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t 1/2। लो भाई हमारा आंसर हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दो क्या दे रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है जिसको 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं। तो बोला गया है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि 75% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मतलब कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग पीछे करते थे ना, देखो ध्यान से भी समझ में आएगा। लिखोगे फॉर 20% कंप्लीशन, उसके बाद हम लोग क्या लिखा करते थे, t 20% 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन का a माइनस एक्स। और उसके बाद हम लोग करते थे 20% दिया था तो a तो हमेशा 100 ही हो जाया करता था, और यहाँ पर जो x होता था वो 20 हो जाया करता था। यहाँ पर वही काम करना है, मगर इस बार हमें ना क्वेश्चन में t 20% दे रखा था कि 20% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होगा कितना दे रखा, 10 मिनट। तो इस बार हमें ना t 20% की वैल्यू दे रखी। भाई मजे की बात यही थी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सब कुछ रख दिया, रखने के बाद सॉल्व करा, काटा पीटा। यहाँ पर काटा पीटा करने के बाद कितना आया भाई हमारे सामने, 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 5/4 आ गया। अब इसको यहीं पर रहने दो। अब इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है अभी हम लोग निकाल लेते हैं 75% के, तब आपको समझाता हूँ। जैसे अभी तक किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। t फॉर 75% कंप्लीशन निकालना है। क्या करेंगे पता तो चल ही गया होगा, a की वैल्यू 100 हो जाएगी और जो x होगा हमारा कितना हो जाएगा 75। काटा पीटा कितना आया यहाँ पर 4 आ गया।
अब यहाँ पर देखो दे रखा है टी 75%, जो कि हमें निकालना है। पता तो है नहीं कि 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक थिंग्स जो है वो के है। अभी के कहाँ से आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। यहाँ से के की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली। कैसे निकाली, देखो जो के था ना, के को हम लोगों ने इधर ट्रांसफ़र कर दिया और 10 को यहाँ पर बुला के लेके चले आए। तो यहाँ पर ना के की वैल्यूज इतनी आ गई। अब इस के की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टी 75। तो इसको पुट करते हैं जरा। यहाँ पर लिखेंगे 2.303 अपॉन में के की वैल्यू कितनी आई बताओ, 2.303 अपॉन में आ गया 10। यहाँ पर क्या आया बताओ, log 5/4। कोई प्रॉब्लम किसी को, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब भी कोई एक नंबर हो नीचे ऐसे अपॉन में हो तो इस वाले नंबर को क्या करेंगे, 10 को सबसे ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे। तो 2.303 इंटू 10, log 4 यहीं बगल में ही कर लो, log 4। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। log 4 की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी 0.6020। तो इसको लिखो, तो यहाँ पर लिखोगे 10 इंटू 0.6020। log 5/4 मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि log m/n क्या होता है, log 5 माइनस का log 4 होता है। तो अब ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज पढ़ा था, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6989। log 4 की वैल्यू तो अभी जाने हो यार, कितना होता है 0.6020। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे सामने आएगा 0.0969। कितना आ जाएगा, 0.0969। अब क्या करना है, यहाँ पर लेके आकर पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पर। तो लिखो यहाँ पर 0.0969। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, यहाँ पर 62.12 मिनट। कितना आ जाएगा, मिनट। बात समझ में आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में भी दे रखा था ना कि 10 मिनट, तो इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग में मिनट था तो हमारा जो फाइनल आंसर भी आएगा वो मिनट में ही आ जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। कैसा है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि जो हाफ लाइफ है दैट मीन्स T1/2 60 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 मिनट। इन हाउ मच टाइम, जैसे बोला गया कितने समय में, इन हाउ मच टाइम विल 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, मतलब कि T 90% हमें बताना है कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा यार, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। T हाफ की वैल्यू दे रखा था 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 रख दिया। के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, के को इधर भेज दिया, 60 को नीचे कर दिया। अभी इसको काटना पीटना मत, इसको एज इट इज़ रहने देना। उसी तरीके से फॉर 90% कंप्लीसन निकालेंगे। 90% कंप्लीसन के लिए T 90% लिखेंगे, 2.303 जैसे करते आ रहे थे। यहाँ पर जो A होगा हमारा 100 हो जाएगा, जो X होगा हमारा कितना हो जाएगा, 90% होगा। इसको भी सॉल्व किया तो एक 0 से 0 चला गया। log 10 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन के। अब क्या करना है, T 90% भी आ गया, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है। ये वाली के की वैल्यूज कहाँ रखनी, यहाँ पर लेके आकर पुट कर दो। तो यहाँ मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। लिख देना पेपर में कि भाई इक्वेशन सेकंड से के की वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो क्या होगा, यहाँ पर रख दिया नीचे पर। जब नीचे ले जाकर रखेंगे तो हमारे सामने क्या, ये देखो नीचे अपॉन में आ गया ना। जब भी अपॉन में आएगा सबसे पहले क्या करोगे, इसको सबसे ऊपर भेज दोगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको फर्दर काटोगे पीटोगे तो हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा, 199.3। दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 मिनट। तो हमारा T 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 200 मिनट। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भाई साहब ये क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद पहले ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आई होप पॉज भी कर लिया होगा और ट्राई भी किया होगा। अब समझना स्टार्ट करते हैं।
अब जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिखाना कि 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 50% का मतलब क्या होता है? हाफ। तो हाफ का मतलब ही क्या हो गया? फॉर 50% का मतलब हो गया टी हाफ। T1/2 इक्वल टू क्या होता है? 0.693/K। यहाँ से आप K की वैल्यूज निकाल लो। K कैसे निकालोगे? K को इधर भेज दो और 10 को इधर बुला के लेके चले आओ। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.693 अपॉन का हो जाएगा 10। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 80% कंप्लीसन के लिए जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे करना। यहाँ पर आप काटोगे पीटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 या 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर K की वैल्यू आएगी, कहाँ पर? यहाँ दो K की वैल्यू आ गई। ये जो K की वैल्यूज आई है ना, इसको उठा के लेके आकर यहाँ पर रखना है। जब यहाँ पर रखोगे तो देखो अपॉन में आएगा। जैसे ही अपॉन में आएगा फिर से इसको उठा के सबसे ऊपर फेंक दो और log 5 भी आ गया। log 5 की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे 0.6989। तो इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसे अब सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 23.23 मिनट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको ट्राई करना भाई साहब। अगर किसी को नहीं भी आता है ना पेपर में, आप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैंने कर रखा है ऐसे करना। लास्ट में आंसर नहीं आता, इट्स ओके। आप बेहद ही शानदार क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। अधिकतर बच्चे इसको देखते ही ना चकमा खा गए भाई। क्या बोला गया था कि फॉर आर रिएक्शंस 2A जो होता है प्रोडक्ट देता है, द कंसंट्रेशंस ऑफ A इन 10 मिनट्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस इंटरवल। मतलब कि अब इस इंटरवल में क्या कहने का मतलब था, ध्यान से देखो। कह रखा था कि हमारे सामने एक 2A दे रखा है, दैट इज रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा था। उसने कहा ना कि ये जो रिएक्शंस है, स्टार्टिंग में बोला गया है कि A इन 10 मिनट्स, जो A है स्टार्टिंग दे रखा 0.5 मोल पर लीटर रहा होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है 0.4 में। कितना टाइम लेता है इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में? जो चेंज इन टाइम आता है उसको बोलते हैं, यहाँ पर बोल रखा है 10 मिनट लगता है। कितना लगता है? 10 मिनट्स। बोला गया कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शंस इन दिस इंटरवल में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो हमें A के बारे में ही पता करना, A के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है कि अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं माइनस का DR। DR कौन है? यहाँ पर A है मेरा, DA अपॉन का DT, और यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। 1/2 कहाँ से आए? स्टार्टिंग में आपको मैंने सिखाया था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख रहे होते हैं, तो ये हो गया 1/2। अब एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चंस में कर रहे होगे ना, तो आप कभी भी ना आपका आंसर फाइनल नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस वजह से हम लोग लगाते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती है, मगर हमारा फाइनल आंसर, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? DA का मतलब क्या होता है? चेंज इन ए। अब चेंज इन ए कैसे निकालेंगे? यहाँ पर चेंज इन ए का मतलब होता है A की इनिशियल कंसंट्रेशंस माइनस A की फाइनल कंसंट्रेशंस, इससे निकालते हैं हम लोग चेंज। तो दैट मीन्स यहाँ पर लिख रहे हो गया 1/2। माइनस साइन को हटा दो, क्योंकि माइनस साइन हम लोग सिर्फ इसलिए लगाते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होती है। अब DA की जगह पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन का D 1/2 लिखेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना गिवन था? 0.5। किस में कन्वर्ट हुआ? 0.4 में। कितना टाइम लगा भाई आपको? तो यहाँ पे लगा 10 मिनट। तो यहाँ पर सिंपली 10 रख दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 इंटू 0.5 माइनस का 0.4 कितना होता? 0.1 अपॉन का हो जाएगा 10। इसको यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू का कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, 0.5 होता है, और 0.5 अपॉन का 100 हो जाएगा। फिर से इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 अपॉन का कितना हो जाएगा? 1000। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3,
क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से निकाल रहे होगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी आप बता देना कमेंट में, कि कितना तो बेसिक में बता ही चुका हूँ आपको। ये भी एक नई वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर पूछा हुआ है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शंस बिकम्स डबल। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो घबराना नहीं आपको, स्पेसिफिक से रेट कांस्टेंट तो जानते हो ना के। तो कह रखा है कि बिकम्स डबल, डबल हो जाता है इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 290 केल्विन टू 300 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर थियोरेटिकल बातें समझो, कहा क्या गया है। पहले कभी टेम्परेचर रहा होगा 290 केल्विन, उसके बाद उन्होंने भाई साहब ने कन्वर्ट कर दिया 300 केल्विन में। जब 290 केल्विन टेम्परेचर रहा होगा तो सपोज कर लो ना इसका जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था। कितना था? K1 था। और हमें मान लो ये टेम्परेचर नहीं पता होता तो कुछ राइट हैंड साइड हमारे सामने कुछ कांस्टेंट रहा होगा, K2 रहा होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये टेम्परेचर हमें ना पता होता, जो रेट कांस्टेंट होता वो क्या होता? K2 होता। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने बोल रखा था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शंस बिकम्स डबल। दैट मीन्स कि जो भी K1 था, जो हमारा दूसरा K2 होगा वो K1 का डबल हो जाएगा। दैट मीन्स K2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। बात समझो कि जो K2 होगा, जो भी K1 रहा होगा पहले रेट कांस्टेंट, उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ से ना बच्चा इसी बात को समझ नहीं पाता है कि कहा क्या गया है। अगर इस बात को ही समझ जाए ना तो समझो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में तो कुछ कहा ही नहीं गया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा इसको बताता हूँ। अब ये वाला फॉर्मूला तो हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमने बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि जो 2.303 R होता है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 19.15। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ करना नहीं भाई। देखो T2 T1 क्या है? ये जो टेम्परेचर जो पहले दे रखा है टेम्परेचर उसको मान लेंगे T1, और जो बाद में टेम्परेचर दिया उसे मान लेंगे T2। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो बस, 300 में से उड़ा दो किसको? T1। T1 क्या था? 290। अब यहाँ पर रखना कि T2 T1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 300 इंटू 290। ये वाली वैल्यूज़ हमने कैसे रखी? 19.15। ये आपको बता रखा था, समझ में तो आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? चाहे तो भाई K2 की जगह पर 2K1 रखोगे, चाहे तो एक सिंपल सा काम कर दो, यहीं से आपको पता चल जाएगा K2 अपॉन का K1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सिंपली यहाँ पर आप इसकी जगह पर 2 रख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। और log 2 की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हो, कितना होता है बताओ? 0.3010। हमें निकालना कि एक्टिवेशन एनर्जी। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा भाई, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 19.15, 300 में से 290 चला जाए कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 10। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 87। कितना आ जाएगा? 87। यहाँ पर ये 2 जीरो और 1 जीरो, ये कितना हो जाएगा? 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया यहाँ पर। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि हमें तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, बाकी सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3010 इंटू 19.15 इंटू कितना आ जाएगा? 87। और 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा लो। अब उसके बाद करना ही क्या भाई? यहाँ पर नीचे तो कुछ है ही नहीं, इक्वल टू क्या करना है? एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकल कर आएगी। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने पता है कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5148.105। ये जो आपका आंसर आएगा वो जूल मोल इनवर्स में आएगा। लेकिन यूजुअली हम जो अपना आंसर छोड़ रहे होते हैं किस में छोड़ते हैं पता है? किलो। तो जूल से किलो जूल में जब आपको जाना होता है ना तो डिवाइड बाई कितना करना पड़ता है? 1000। अब बच्चों को जब इसको डिवाइड करने की बारी आती है ना तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाता है। जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना कि डेसिमल इधर शिफ्ट करना इधर शिफ्ट करना, तो आप एक ट्रिक याद करना, मिस्टर DL। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब राइट में शिफ्ट होगा डेसिमल, डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो देखो आप 1000 से अगर डिवाइड करने जा रहे हो ना तो देखो 3 जीरोज़ हैं, तो इसका मतलब 3 डिजिट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा 50.14
8 लिख लो और यहाँ पर किलो जूल मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। आई डोंट नो कि यार इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कुछ खास है क्या? चलो देखते हैं। बोला गया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन 50 सेकेंड्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। जहां पर आया कि रिमेन हाफ, तो अभी तक आप सीख चुके हो, दैट मीन्स आपको हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं? सिंपल सा नहीं है। यहाँ पर पहला हिंट पता चला कि भाई फर्स्ट ऑर्डर की क्या निकालनी है? हाफ लाइफ टाइम। क्वेश्चन में कुछ है वह नहीं है यार। जैसा कि आपको पता है कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? 0.693 अपॉन का के। हमें ना रेट कांस्टेंट पूछा, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? के हमें पूछ रखा है। अब यहाँ पर टी हाफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 50 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे रख दो भाई 50, यहाँ पर 0.693 अपॉन का के। हमें के चाहिए तो के को भाई इधर शिफ्ट कर दो और 50 को इधर बुला के लेके आओ। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.0138। अब आपका आंसर तो इस तरीके से आ रहा होगा, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी हम अपना आंसर छोड़ते हैं ना, कि जो भी यहाँ पर नंबर आना चाहिए वो 1 से बड़ा या 1 पॉइंट समथिंग कुछ छोड़ रहे, तो दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा, दैट मीन्स हमें 1 पॉइंट समथिंग वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। तो इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना डेसिमल शिफ्ट कर रहे हो? 2 डिजिट, 1 2। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 1.38 तो लिखोगे, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर 10 की पावर -2 लिख रहे होगे। कितना लिखोगे? 10 की पावर -2। कि के की यूनिट तो अभी तक याद हो चुकी होगी, पता है ना क्या होता है? सेकेंड की पावर -1। कितनी होती है? सेकेंड की पावर -1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।